दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पर्यटन मंत्रालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में देश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 थीम आधारित सर्किटों में से एक के रूप में इको सर्किट की पहचान की गई। आपको बता दें कि स्वदेश दर्शन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इस योजना को थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इसकी क्षमता को बढ़ाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पर्यटन मंत्रालय। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है मानव तस्करी की रोकथाम, प्रवाल भित्तियों का संरक्षण, समुद्री सीमा विवाद निपटाने की व्यवस्था या फिर शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना। हाल ही में भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। तो ये विकल्प डी सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इसके सह अध्यक्ष हैं। यह हर साल एक कार्यक्रम की मेजबानी भी करेगा, जिसमें स्थायी मिशन और अन्य हितधारक शामिल होंगे। भारत के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो ब्लू हेलमेट्स यानी शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ताल छापर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ओडिशा, असम, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ताल छापर अभ्यारण्य की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप किया है। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे राजस्थान में काले हिरण यानी ब्लैक बक्स और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घर के रूप में भी जाना जाता है। यह अभ्यारण्य लगभग 4000 ब्लैक बक्स, रैप्टर्स की 40 से अधिक प्रजाति और निवासी एवं प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों की मेजबानी करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी ईटीएस किस समूह से संबंधित है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर क्वाड समूह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यूरोपीय संघ। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने कार्बन बाजार में बड़े सुधार के लिए एक समझौते की घोषणा की। इस समझौते का उद्देश्य उत्सर्जन कटौती में तेजी लाना और भवन एवं सड़क परिवहन क्षेत्रों से ईंधन उत्सर्जन को लक्षित करना है। आपको बता दें कि उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी ईटीएस यूरोपीय संघ की एक प्रणाली है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थापित की गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये लागत प्रभावी रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ का एक प्रमुख उपकरण है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यूरोपीय संघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इक्की जथरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका अर्थ है चावल का त्योहार। कथन 2 है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। हाल ही में केरल के एक संगठन थानाल ने जनजातीय भाषा में इक्की जथरे या चावल के त्योहार की शुरुआत की, इसलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। इसके तहत वायनाड में पारंपरिक चावल की 300 जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को लगाया गया। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को उन पारंपरिक फसलों के संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना है जो कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखती हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। अगला प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में यूरोशियन ग्रिफॉन गिद्ध की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लीस्ट कंसर्न। हाल ही में कर्नाटक के हम्पी के पास अटल बिहारी वाजपेयी प्राणी उद्यान में एक यूरोशियन ग्रिफॉन गिद्ध को बचाया गया
यूरोशियन ग्रिफॉन गिद्ध एक दुर्लभ प्रकार का गिद्ध है। यह यूरोप का सबसे बड़ा पक्षी है। इन गिद्धों के प्राथमिक आवास इटली, क्रोएशिया, साइप्रस, इजराइल और ग्रीस में है। इस प्रजाति की आयु सेंसिटी लीज-कंसर्न है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लीज-कंसर्न। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन डकैती हुई थी। कथन 2 है रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह इस घटना में शामिल नहीं थे। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिवीरों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया। इन तीनों क्रांतिवीरों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। गौरतलब है कि इनमें से चौथे क्रांतिवीर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को अंग्रेजी हुकूमत ने 2 दिन पहले ही यानी 17 दिसंबर को फांसी दे दी थी। गौरतलब है कि 9 अगस्त 1925 को क्रांतिवीरों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था, इसलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। यह एक ट्रेन डकैती थी जिसमें ब्रिटिश खजाने को लूटा गया था। इसका मकसद जनता को यह संदेश देना था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के विरोधी हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी जारी करता है। आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में जारी भारत सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 को 19 से 23 दिसंबर की अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन यानी खरीदने के लिए खोला जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें ग्राम सोने में दर्शाया जाता है। ये बॉन्ड भौतिक सोने के विकल्प हैं। निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होगा और परिपक्वता पर बॉन्ड को नकद में भुनाया जाएगा। यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीर्ति गई दीपम महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम महोत्सव आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह महोत्सव एक पारंपरिक त्योहार है जो तमिलनाडु के साथ केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। यह त्योहार तमिल समुदाय के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। इस त्योहार का उल्लेख तमिल साहित्य अहानुनुरू में मिलता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांगो नदी के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है यह पश्चिम मध्य अफ्रीका में एक नदी है, यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, यह पूर्वोत्तर जाम्बिया के ऊंचे इलाकों से निकलती है, या फिर यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा में बाढ़ से लगभग 280 घर नष्ट हो गए। किंशासा शहर कांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। गौरतलब है कि कांगो नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका में एक नदी है। 2900 मील यानी 4700 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह नील नदी के बाद इस महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। यह पूर्वोत्तर जाम्बिया के ऊंचे इलाकों से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह कथन सही नहीं है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे कार्यकारी संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। कथन 2 है यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में आती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए एक्सप्रेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। पूर्वोत्तर परिषद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसमें 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इस परिषद का गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में आती है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है।
इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसने सलाहकार निकाय और योजना निकाय के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे पुराना डीएनए अनुक्रम किस क्षेत्र में खोजा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आटाकामा रेगिस्तान चिली, ऑप्शन बी रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड डेनमार्क या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट भारत। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।